जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, मुझे पता है आप हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे, तो आज भी मैं आपके लिए ढेर सारी नई जानकारियाँ लेकर उपस्थित हो गई हूँ। तो चलिए हम जानकारियों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं 50% अनुदान। मटर के पौधों को पाउडरी मिल्ड्यू रोग से बचाएं। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक का वर्मी कंपोस्ट के प्रति यूनिट को निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक ओर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में वृद्धि भी हो रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा चलाई जा रही वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रति पक्का वर्मी बेड 75 घनफीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 3000 और HDPI वर्मी बेड 96 घनफीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 5000 की अधिकतम अनुदान राशि या निर्माण खर्च की 50% राशि लाभुकों को देने का प्रावधान है। किसान भाई वर्मी बेड के निर्माण के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं। किसान भाइयों, आपके लगाए हुए मटर के पौधों के पत्तों पर सफेद चूर्ण जैसा दिखाई दे रहा हो तो ये पाउडर मिल्ड्यू रोग के लक्षण हैं। इस रोग के फसल पर लग जाने की स्थिति में पौधे के बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही मटर के पौधों को फली छेदक या तना छेदक कीट भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों और रोग के निदान कैसे हों, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। मटर में आपका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। अभी जैसे नमी और टेम्परेचर में जो अंतर रहता है, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप आता है रोग का। इसके लिए आपका क्या बोलते हैं सल्फेक्स पाउडर है, इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दें तो इससे आपका नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा आता है तना छेदक कीट। मटर में तना छेदक भी कीट आता है और फल छेदक कीट। तो तना छेदक कीट जैसे आता है उसके लिए तना में छेद करता है, पूरा पौधा बर्बाद हो गया। तो इसके लिए आपका इंडोक्साकार्प आता है। इंडोक्साकार्प आप 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर दें तो आपका तना छेदक या फल छेदक कीट का प्रकोप कम होगा। सब्जियों की खेती करने वाले किसान आने वाले फरवरी महीने में पत्ता गोभी की ग्रीष्मकालीन बुआई कर सकते हैं। पत्ता गोभी की अच्छी उपज पाने के लिए किसान इसके उन्नत प्रभेदों में गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया और पूसा ड्रम हेड लगा सकते हैं। झारखंड के वातावरण में पत्ता गोभी की अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद हैं पूसा ड्रम हेड, गोल्डन एकर और प्राइड ऑफ इंडिया। इनके 500 ग्राम से 600 ग्राम की दर से बीजों की बुआई कर 200 से 250 क्विंटल पत्ता गोभी की उपज प्राप्त कर सकते हैं। सरसों की खेती हमारे झारखंड में प्रमुखता से लगाई जाती है। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगा रखी है उनमें अब फूल आने लगे होंगे। ऐसी स्थिति में फसल में माहू और लाही कीटों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। इन कीटों से फसल की रक्षा के लिए मेटासिस्टॉक्स, रोगर और मिथाइल डिमेटोन नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। परंतु इन दवा का प्रयोग हम कैसे और कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, अभी आप सरसों की खेती किए होंगे तो उसमें जो अभी मौसम है हल्का बादल छाया हुआ रहता है, उस स्थिति में जो लाही का प्रकोप सरसों में अधिक होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप मिथाइल डिमेटोन नाम का दवा जो है 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके और 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करें तो इससे आपका जो लाही का जो है अच्छा से नियंत्रण हो जाता है। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव होता है।
पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर रूपी रासायनिक दवाओं का फसलों पर छिड़काव हाथों द्वारा करने पर बहुत तरह की समस्या आती है और दवा एक समान फसल पर बिखरता भी नहीं। इस कार्य को इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता से करने पर दवा का एक समान छिड़काव पूरी फसल पर होता है और दवा बर्बाद भी नहीं होती और हाथों द्वारा छिड़काव से होने वाली परेशानियों से भी किसान का बचाव होता है। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने की, तो चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। मैं पिगरी फार्म में सक्सेस फार्मर हूँ। मैं पिछले 5 साल से पिगरी फार्म करते आ रहा हूँ। हमारे पास TND नस्ल वैरायटी का शुगर है, जिसे हमने पिगरी फार्म में जिला स्तर से अवार्ड भी मिला मुझे। तो पिगरी फार्म में और भी आगे करना जा रहा हूँ और अन्य किसानों को भी इस पिगरी फार्म में जोड़ने का कार्य किया हूँ। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 22, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 22, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग अधिकतम 22, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं है। उधर सब्जी मंडियों में आलू के भावों में नरमी आई है। अन्य हरी सब्जियों के भाव स्थिर रहे। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2500, अधिकतम 3100 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 3000, अधिकतम 4500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10200, अधिकतम 12100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8000, अधिकतम 8600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4800, अधिकतम 5100 रुपए। चीनी न्यूनतम 2650, अधिकतम 2800 रुपए। आलू न्यूनतम 800, अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1900, अधिकतम 2300 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप अभी आलू की खेती तो कर ही रहे होंगे, लेकिन ठंड का समय है तो इसके वजह से पाला पड़ने से उसमें रोग एवं कीट भी लग रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको इसकी जानकारी के लिए आपको सीधा लिए चलेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार साथी के पास, जो हमें इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी देंगे। सरकार द्वारा आज कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। किसानों को आधुनिकतम तकनीकों से जोड़ने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा कृषि संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।
प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर किसान खेती में प्रयोग कर अपनी उपज से दुगना उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। झारखंड की मिट्टी सभी प्रकार की साग सब्जियों तथा फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है तथा वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर किसान सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों में गोभी, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च और आलू की मुख्य रूप से खेती की एवं दूसरे शहरों में निर्यात की जाती है। सब्जियों में आमतौर पर सबसे ऊपर आलू का नाम आता है, जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन अपने आहार में लेते हैं, जिसकी खपत भी दूसरी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। किसान उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आलू की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। आलू फसल की खेती झारखंड में अधिकांश जगहों पर होती है और यहाँ की जलवायु भी इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। आलू के बीजों के लिए प्रमाणित संस्थानों से ही बीज लेना फायदेमंद रहता है। इसके उपरांत रासायनिक दवा मैंकोजेब द्वारा बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे बीजों को मिट्टी जनित रोग न लग सके। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी की 2 से 3 बार गहरी जुताई कर मिट्टी में लिंडेन धूल का 10 केजी प्रति एकड़ दर की मात्रा से भुरकाव कर लेने के बाद पाटा से मिट्टी को समतल कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है। बीजों को अनुपातिक दूरी पर लगाने से पौधों का बढ़वार ठीक ढंग से होता है। कोई भी खेती करने के पहले बीज अच्छा चुनें, अच्छा जगह से खरीदें, क्योंकि बीज आपका यदि बीमार ग्रसित रहेगा, बीज आपका ठीक से अंकुर नहीं निकलेगा तो आपका पूरी तरह फसल जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका सबसे किसी भी खेती करने के लिए आलू ही नहीं, बीज का चुनाव अच्छा जगह से प्रमाणित जगह से खरीदें और सही बीज की वैरायटी किस्म का लगाएं तो आपका रोग से ग्रसित होने की संभावना कम रहती है। दूसरी, आप सही दूरी, आलू लगा रहे हैं, टमाटर चाहे बैगन, कोई भी फसल एक सही दूरी में लगाइएगा तो आपका उससे भी कीट और रोग का प्रकोप कम होता है। आलू की खेती की शुरू करने के पहले आप बीज का उपचार कर सकते हैं। जैसे 1 किलो बीज को आप मैंकोजेब दवा है उसका 2.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला दीजिए। उसके बाद आलू का बीज को 10 मिनट तक डुबा के रखिए। डुबाने के 10 मिनट बाद उसको छाया में फिर सुखाइए। जब तक पूरा सूख जाता है, छाया में सुखाना है, धूप में नहीं। छाया में सूखने के बाद उसको आप 2 घंटा 3 घंटा या दूसरा दिन भी उसकी रोपाई कर सकते हैं। चूँकि कंद फसल है इसलिए मिट्टी को पूरी तरह 2 बार 3 बार गाढ़ा 15 सेंटीमीटर तक जोताई करें, मिट्टी पूर्ण रूप से भुरभुरा हो जाए। और यदि आपका इसमें दीमक या चींटी का प्रकोप होता है तो आप जैसे आप 2 बार 3 बार जोताई किए उसके बाद लिंडेन धूल करके आता है, उसका 10 किलो प्रति एकड़ आप मिट्टी में मिला दें, उसके बाद पाटा लगा दें तो इससे मिट्टी जनित जो भी कीड़ा है उसका भी आपका निजात मिलेगा। पौधों में सही देखभाल न करने पर बहुत सारी रोग व्याधियां लग जाती हैं, जिसमें कीट, अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। अगेती अंगमारी में पत्तियों पर छोटे भूरे चमकदार धब्बे बन जाते हैं, जिसमें पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती हैं, तथा पछेती अंगमारी में पत्तियों के किनारे पर भूरे रंग के धब्बे शुरू होकर पौधों के अन्य भाग पर फैलकर पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं। अतः इसके बचाव के लिए रासायनिक दवा मैंकोजेब या वेवस्टीन या रेडोमिल का प्रयोग करना लाभदायक होता है। अक्सर आलू में ठंड से पाला रोग लग जाता है। इसके बचाव के लिए फसल पर सिंचाई कर देने से पाला का असर कम हो जाता है। आलू में प्रमुख रूप से एक आता है अगेती अंगमारी और दूसरा है पिछेती अंगमारी। एक आता है अगेती, मतलब आलू लगाने के पहले ही उसका आने का चांस संभावना ज़्यादा रहता है। इसका पहचानने का तरीका है अगेती अंगमारी का, आपका जो पत्ता है, पत्ता में गोल गोल धब्बा बनता है, जैसे आपका रिंग टाइप का अगेती अंगमारी, और ये पत्ता से होते होते पूरा तना फिर पूरा फसल में जाता है। तो इसका जब प्रकोप हो जाएगा तो तुरंत आप मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दें। जैसे एक आध पौधा में होता है तुरंत छिड़काव कर दें, क्योंकि तुरंत फिर फैल जाएगा। तो इसके लिए ऐसा करें। और दूसरा फिर आपका दूसरा रोग होता है पिछेती अंगमारी। इसमें पत्ता का किनारे में, पत्ता जो होता है उसके किनारे से शुरू होता है सूखना, और आपका ये निचला पौधा में ज़्यादा होता है। तो ये भी आपका धीरे धीरे पूरा पौधा में चल जाता है। ये ज़्यादा हानिकारक आपका पिछेती अंगमारी है। इसके होने से आपका फसल जो है पूरी तरह जला हुआ लगेगा, जल गया टाइप का। तो इसके लिए किसान भाई आपका
मैनकोजेब दवा आता है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए। 1 सप्ताह के अंतर पर 2 से 3 बार कर दीजिए। दूसरा दवा है मेटालेक्जिल करके, ये भी आपका 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। और मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि अगेती अंगमारी या पीछेती अंगमारी आपके फसल में हो चाहे नहीं हो, आप आलू के अंकुर होने के 10 से 15 दिन के बाद ही यही दवा मैनकोजेब या मेटालेक्जिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर आप फसल में छिड़काव कर दें 10 दिन के अंतर पर 2 बार, तो फसल जो है आपका पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। चूँकि ये एक बार होने के बाद बचाव कम होता है और आपका फसल का जो सही उपज है नहीं मिल पाता है। आलू के पौधों के विकास में कीट भी अवरोध पैदा करते हैं, जिसमें कटवर्म, लाही तथा ट्यूबर मोर्ग कीट प्रमुख हैं। इन कीटों का प्रकोप पौधों पर लगने पर हमारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। साथ ही लाही कीट विषाणु जनित रोग का प्रमुख वाहक होता है। इसका नियंत्रण जल्द से जल्द करना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। आलू में जैसे आपका कीट का प्रकोप होता है, कटवर्म होता है एगो, जैसे आलू का पौधा लगा है उसका जमीन के सटा हुआ काट देता है, तब गिरा देगा आपका। दूसरा आता है आपका लाही करके आता है, जो लाही रस चूसता है, रस चूसने के बाद उसको क्या करेगा, पत्ता को मोड़ देगा, लिप कर्ल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका विषाणु जनित रोग है। पहले तो कटवर्म जो कटवा कीट बोलते हैं, इसके लिए जो हम लोग खेत में जैसे हम लोग पहले मिला दिया है लिंडन धूल, उसको भी यदि सही दवा मिला देंगे मिट्टी में तो इससे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा आपका स्प्रे करना पड़ेगा, कोई भी आपका कीटनाशक दवा, जैसे आपका प्रोफेनोफॉस हो गया, इसको भी आप 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर फसल में छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी आपका बचाव होगा। दूसरा कीड़ा जो लिप आपका पत्ती है उसको ऐसे ही कर हो जाता है और ये धीरे एकदम मोटा हो जाता है, ऐसे करके दीजिएगा तो टूटने लगता है, तो ये लिप कर्ल बोलते हैं, माने आलू का पत्ती मोड़र रोग, जो एक माने लाही के चलते होता है, ठीक है। विषाणु जनित रोग है, जो एक लाही रस चूस के दूसरा पौधा में जाता है, माने तुरंत प्रसार होता है। तो इसके लिए जो रोग जिस पौधा में आ गया, उस पौधा को आलू सहित आप उखाड़ के उसको अलग कर दीजिए, मिट्टी में जला दीजिए, दबा दीजिए, तो आपका दूसरा पौधा में फैलेगा नहीं। और जो फैलाता है उसके लिए आपका जो कीट है, उसके लिए डाइमेथोएट आता है, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए, तो आपका ये जो फैलने वाला रोग प्रसारक जो कीट है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा एक बहुत खतरा वाला कीड़ा है ट्यूबर मोथ, आलू में लगता है ज़्यादातर ही लगता है, घर में जैसे आलू रखे हैं उसमें लगता है, और दूसरा फसल में भी लगता है। तो फसल में लगता है तो पत्ता में आपका छेद कर देता है, तना में छेद कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को यही करना है कि आपको आलू में जो कीट है इसके लिए दवा आपका साइपरमेथ्रिन 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दीजिए, तो इससे आपका बचाव होगा। आलू सब्जी में सही समय में सारी तकनीकों का उपयोग किसानों को करनी चाहिए, जिससे हमारी फसल को होने वाले नुकसान से हम बचा पाएं। आलू का भंडारण भी वैज्ञानिक तकनीक से करना जरूरी है, जिससे हमें बाजार से उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इन्हीं सब तकनीकों से हम आलू फसल से ज्यादा उपज लेकर लाभ कमा सकते हैं। तो जानकारी तो आपको अच्छी लगी होगी, हमारे विशेषज्ञ ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी जानकारियाँ दी। तो चलिए और भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन समय हो चला है एक और छोटे से विराम का। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, गर्मा मूंग की खेती का समय हो गया है तो उसकी खेत की तैयारी भी करना होगा। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि गर्मा मूंग की खेती कैसे करें और उसकी देखभाल कैसे करें। इसके लिए हम जानेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के फसल वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद कुमार ये हमें जानकारी देंगे गर्मा मूंग की खेती कैसे की जाए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी और सभी किसान भाइयों को जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे किसान भाई गर्मी के समय में जब भी कोई फसल के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल डर और सहम जाते हैं, खासकर तक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि हम पानी कहाँ से लाएंगे। लेकिन हम आज गर्मा मूंग की बात कर रहे हैं। हम किसान भाइयों को डॉक्टर साहब की तरफ से आश्वस्त कर दें कि बिल्कुल इसकी चिंता ना करें। ये डॉक्टर साहब जो तरीका बताएंगे उसमें आप अपना कृषि कर सकते हैं। तो सबसे पहले गर्मा मूंग की खेती में सबसे प्रारंभिक कार्य हमारे किसान भाई क्या करें? गर्मा मूंग की खेती के लिए सबसे पहले तो अच्छी तरह से खेत तैयार करना है। खेत तैयार करने के लिए किसान भाई खेत की 2 जुताई करें, उसके बाद पाटा चला करके समतल कर लें। वो पाटा चलाने के पहले किसान भाई उसमें कम से कम 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें और उसको अच्छी तरह से खेत में मिला दें। तो अब हमारे किसान भाई कौन कौन सा ऐसा किस्म चुने, झारखंड के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उससे उत्पादन लिया जा सके? झारखंड के लिए जो गर्मा मूंग की किस्म है, जो अनुशंसित किस्म है, वो उसमें एक पूसा विशाल और दूसरा SML 688 है। ये इसका जो उपज है क्षमता वो 12 से 15 क्विंटल तक है और ये किसान भाई अगर 2 सिंचाई की व्यवस्था करते हैं तो वो अच्छी मूंग की खेती कर सकते हैं। जी अच्छा, ये मूंग की खेती जब हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो इसमें बीजोपचार कितना ज़रूरी है? सभी दलहनी फसलों में कम से कम राइजोबियम का से तो बीज उपचार अवश्य करना चाहिए। उसके पहले जो है फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज के दर से किसान भाई बीज उपचार अवश्य कर लें। जी। और राइजोबियम से बीज उपचार करने का जो तरीका है उसको किसान भाई अवश्य करें, अपनाएं। उसमें है कि आप 50 ग्राम गुड़ को आधा लीटर पानी में खौला करके ठंडा कर लें। उसके बाद प्रति एकड़ जो बीज है उसमें उसके लिए 2 पैकेट राइजोबियम कल्चर जो है उसमें ठंडा होने पर घोल को ठंडा होने पर मिला लें और उसके बाद वो बीज में अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद जो है साफ कपड़े पर या फिर अखबार पर छाया में थोड़ा देर उसको सूखने दें। उसके बाद जो है किसान भाई तैयार किए हुए खेत में 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट कतार से कतार की दूरी पर 10-10 सेंटीमीटर पौध से पौध दूरी पर इसका जो है बुआई कर दें। जी। राइजोबियम कल्चर की आपने चर्चा की। जी जी। संक्षेप में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इससे क्या फ़ायदा होता है और राइजोबियम कल्चर हमारे किसान भाई कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? राइजोबियम एक जीवाणु है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके और पौधा को वो खाना के रूप में देता है। आप देखते होंगे कि जो भी दलहनी फसलें हैं उसको अगर उखाड़ते हैं तो उसके जड़ में छोटा छोटा गांठ होता है। उसी में जो वो नोड्यूल जिसको बोलते हैं और उसी में जो राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है वो रहता है। अगर बीज उपचारित करते हैं राइजोबियम से तो जड़ में जो है वो गांठ की संख्या अधिक होती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन खींच करके पौधा को खाना के रूप में देता है। जी, ये तो हो गई राइजोबियम कल्चर की बात। इससे जो है करीब 30 किलो तक
यूरिया की बचत होती है किसान भाई। जी, ये तो हो गई राइजोबियम कल्चर की बात, जिससे कि यूरिया की बचत होगी, यानी कि प्राकृतिक से वो नेत्रजन लेकर डायरेक्ट पौधे को देता है। ये इको फ्रेंडली भी है, मैंने पर्यावरण इससे दूषित नहीं होता है। जी। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब हमारे किसान भाई लगाएं, हम बुआई करें गर्मा मूंग की, उस वक्त उर्वरक कौन कौन सा दें और कितनी मात्रा में दें? इसमें रासायनिक उर्वरकों में नेत्रजन, स्फूर, पोटास और सल्फर की आवश्यकता होती है, जो कि प्रति हेक्टेयर 25 किलो नेत्रजन, 50 किलो स्फूर, 25 किलो आपका पोटास और 20 किलो सल्फर इसमें प्रति हेक्टेयर दिया जाना चाहिए। ये अनुशंसा है, सामान्य अनुशंसा। ऐसे तो जो आपका मृदा जांच के उपरांत जो उसका रिजल्ट आता है उसी के आधार पर ये देना चाहिए, लेकिन जनरल अनुशंसा वही 25, 50, 25 और 20 नेत्रजन, स्फूर, पोटास और सल्फर है। जी किसान भाइयों, हम यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि मृदा जांच की डॉक्टर साहब ने बात की, आप अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, समय समय पर जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अब गर्मा मूंग की बात चल रही है, तो उर्वरक की बात हो गई, अब लगाने के बाद हमारे किसान भाई कितने दिनों के बाद पहला सिंचाई दें? जब खेत में नमी कमने लगे तो करीब, अगर लगाने समय अगर नमी है तो उस समय ऐसे ही जर्मिनेट हो जाएगा। उसके 15-20 दिन बाद एक सिंचाई अवश्य करें, और उसके बाद जब फल आना शुरू, फूल लगने लगता है, उस समय एक सिंचाई अवश्य करें। 2 सिंचाई में मूंग, गर्मा मूंग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 60 से 65 दिन का ही फसल है और 2 सिंचाई उपयुक्त। मूंग की जब खेती कर रहे हैं, इससे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा है? एक तो है कि जो अभी दलहन जो इतना कीमती है, वो किसान भाई दाल इससे जो प्राप्त करते हैं वो उनका इससे बचत होता है। और दूसरा है कि ये जो ज़मीन को ये ज़्यादा उर्वरा बना देता है। इसमें जो राइजोबियम है, एक तो वो पकने के बाद वो ज़मीन में नीचे रह गया तो उससे उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है, वो जो जितना भी अवशेष है, कार्बनिक पदार्थ है, वो मिट्टी में ही रह गया। और दूसरा है कि उसका जो पत्ता और जो ऊपर का भाग जो है, वो जब ज़मीन में मिलता है तो उससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, और अन्य भी जो नेत्रजन खाद है, नेत्रजन की मात्रा है, वो भी उससे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के जो है ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है। ऐसे भी जो अनुशंसा है कि अपना फसल चक्र में किसान भाई साल में कम से कम 1 दलहन फसल अवश्य लें, जिससे कि उसका जो है ये का मिट्टी का उर्वर, हाँ, वो बरकरार रहता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को गर्मा मूंग के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? कम लागत में अच्छा उत्पादन और अच्छा इनकम का एक फसल है। किसान भाई अपने जो खेत खाली रखते हैं गर्मी में, अगर थोड़ा भी सिंचाई उपलब्ध है तो वो अवश्य इसकी खेती करें। खासकर तक फसल चक्र के रूप में आप इसे ज़रूर अपनाएं, क्योंकि गर्मा मूंग जब आप लगाते हैं तो उसके बाद तुरंत आप धान की खेती लेते हैं, वो आपकी बहुत अच्छी उत्पादन होगी, धान की भी खेती भी, और इसके अलावा दलहन का भी समस्या काफ़ी दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, और सभी किसान भाइयों को जोहार।